कॉलेज के फील्ड में गेट के पास एक तरफ थोड़ा ऊंचा सा मंच बना हुआ था। छात्रों की एक टोली जमीन के पास घास पर बैठी हुई थी। चेयर पर एक बेहद आकर्षक और सुगठित शरीर वाला गोरे रंग का लड़का अक्षत बैठा हुआ था। काले घुंघराले बाल, आंखों पर काले गॉगल्स उसके गोरे रंग के चेहरे को और भी झलका रहे थे। चटकीले मल्टी कलर की फूलों के प्रिंट वाली शर्ट, नेवी ब्लू जीन्स उस पर बहुत ही फब रही थी और वह बिल्कुल एक मॉडल लग रहा था। एक भीड़ दर्शकों की भी थी। न्यू एडमिशन की रैगिंग चल रही थी। यूँ तो इस पर प्रतिबंध है, लेकिन छात्र नेता के दबदबे से कोई भी छात्र उसकी शिकायत नहीं कर सकता है। जब तक कोई छात्र शिकायत नहीं करता है, तब तक प्रोफेसर भी आंखें लपेट जाते हैं और इसी प्रकार प्रयास धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ चलता रहता है। एक छात्र मचान कहो या मंच पर चढ़ा हुआ कुछ जानवरों की आवाज़ की मिमिक्री कर रहा था। जिस छात्र की रैगिंग हो जाती थी, वह भी भार मुक्त होकर एंजॉय करने वालों की टोली में शामिल हो जाता था। छात्रों में कुछ भय व्याप्त था। पता नहीं हमें क्या बनने के लिए कह दिया जाएगा। कोई मुर्गा बनाया गया था तो किसी लड़के से किसी लड़की को प्रपोज करने को कहा गया था। गुस्सा, भय, मजाक, हर्ष का माहौल था। कोई मुंह फुलाए हुए था, कोई गुस्से से उबल रहा था, कोई हंस रहा था। अब एक लड़की का नंबर आया। जीन्स, काली जैकेट में गोरी खूबसूरत लड़की थी। कंधे तक कटे स्ट्रेट बाल, आंखों पर काले गॉगल्स और हाई पेंसिल हील के सैंडल पहने वह वही स्टाइल से चलती हुई आई। बोलिए क्या करना है? इतना सीधा और निर्भीक सवाल। अक्षत एक पल को हड़बड़ा सा गया। उसने सोचा था लड़की शर्माएगी इतने लोगों के सामने, मिन्नतें करेगी। तुरंत संभल कर बोला, डांस? आप डांस करेंगी? ओके। अपनी जैकेट उतार कर उसने अक्षत की कुर्सी के हत्थे पर टांगी और अपने आप मचान पर चढ़ गई। बड़ी उमंग से, बेबाकी से उसने इतने सारे लोगों की उपस्थिति को उपेक्षित कर अपने में ही मस्त मगन होकर डांस करना शुरू कर दिया। एक बारगी तो सभी छात्र छात्राएं अपनी रैगिंग को भूलकर उसके साथ झूम उठे। गाना बंद होते ही और डांस के खत्म होते ही उनकी तंद्रा टूट गई और ताली बजाकर बंस मोर चिल्ला उठे। ओए! उसकी सुरीली आवाज़ गूंजी। यह कोई मैं परफॉर्मेंस नहीं कर रही हूँ, रैगिंग हो रही है मेरी, रैगिंग। आप लोग बंस मोर कर रहे हैं। जीना है तो ऐसे जियो कि गम भी टूट कर खुशी बन जाए। ज़िंदगी के हर पल को हंसते हुए जियो, हौसलों से जियो, चाहे वह दुख हो या सुख का। वह अपनी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी झाड़ती हुई मचान से उतरी और सीधे अपना जैकेट लेने के लिए अक्षत की कुर्सी के पास गई। अक्षत की कुर्सी के पास खड़े होकर एक पल के लिए उसने अक्षत की आंखों में देखा और फिर वह वहाँ नहीं रुकी। अपनी जैकेट हाथ में लेकर और गॉगल्स जो उसने अपने टी शर्ट के गले में लगा रखे थे, निकाल कर अपनी आंखों पर लगाए और वो निकल गई। अक्षत ने अभी तक ऐसी लड़की कोई नहीं देखी थी। रैगिंग करने से शुरुआत हुई और अब वह लड़की स्नेहा उसके दिमाग पर छा गई। ऐसी निडर सी लड़की उसने कोई नहीं देखी थी। जिंदा दिल, खुश मिजाज, हिम्मती, सुंदर, हाजिर जवाब। और उसकी वह नज़र जो आखिरी बार उसने अक्षत पर डाली थी, वह आंखों से होते हुए जैसे उसके दिल में उतरती चली गई थी। उसने रैगिंग का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। दो एक छात्रों ने उत्साह से उस कार्यक्रम को बढ़ाने का आग्रह किया तो उसने हाथ से इशारे से चुप रहने को कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। अक्षत लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। पीछे से चमचे साथी चिल्लाए, भैया आगे का प्रोग्राम का क्या करें? कैंसिल करो, प्रोग्राम कुछ नहीं होगा। सब तितर बितर हो गए। अब वहाँ कोई नहीं था। घर पहुंचकर वह उसी लड़की के बारे में सोचने लगा। अक्षत शहर के जाने माने एडवोकेट कुलभूषण मल्होत्रा का बेटा था। प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा होने का प्रभाव कॉलेज लाइफ में भी पड़ा था। उसकी मित्र मंडली उसकी अनुकंपा के लिए उसका मुंह देखती थी। वह भी अच्छी प्रकार से जानता था कि ये मेरे पैसे के साथी हैं, पर उसे इन सब में एक अपूर्व संतुष्टि मिलती थी, शायद अहम की संतुष्टि। वह छात्र संघ का पदाधिकारी था। लड़कियों में वह लोकप्रिय था। कौन सी ऐसी लड़की थी जो उसके आकर्षक व्यक्तित्व पर रिझी नहीं? ये सब देखते देखते वह इन चीज़ों का आदी हो चुका था। वह दम्भी बन गया था और आज ये लड़की उसके दम को चूर चूर करके
निष्प्रय भाव से निकल ली। उस लड़की ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। वह उसके बारे में जितना सोचता, उसका ख्याल उतना ही उसके दिल दिमाग को जकड़ता जाता था। अकड़ तो देखो, कितना घमंड है, उसने सोचा। तभी उसके दिमाग ने सरगोशी की। तेरा घमंड उसे घमंडी बता रहा है। उसने तो तेरे कहे अनुसार ही काम किया था। तभी दिल ने टोका, कितनी दिलेर है, हंसकर मुसीबत भी झेल लेती है। देखा है ऐसा किसी को? दिल की इस बात का दिमाग ने भी माना। अब अक्षत के दिमाग पर धीरे धीरे उस लड़की का नशा चढ़ रहा था। ऐसा तो पहली बार हुआ था कि वह दुस्साहसी लड़की धड़धड़ाती हुई उसके दिल में घुसी चली जा रही थी। वह दिल के आगे लाचार था। पूरी रात इसी जद्दोजहद में बीत गई। सुबह उठा तो निश्चय कर चुका था कि वह उस लड़की से नज़दीकी बढ़ाएगा। आज सभी को आश्चर्य हो रहा था कि अक्षय कॉलेज बहुत जल्दी आ गया है। वह बेचैनी से टहल रहा था और कॉलेज के गेट की तरफ देख रहा था। अक्षत के सभी साथी हैरानी से उसे देख रहे थे कि भैया को क्या हो गया है, ये तो बिल्कुल बदले बदले से लग रहे हैं। तभी वह लड़की आती दिखाई दी। अक्षत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लाइट गुलाबी कलर के सूट और उसी से मैच करते ईयर रिंग्स में वह बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। अक्षत ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते हुए कहा, कल के लिए सॉरी फ्रेंड। उसने भी हंसकर हाथ मिलाते हुए फ्रेंडशिप स्वीकार कर ली। मेरा नाम अक्षत है, आपका क्या नाम है? अक्षत ने हल्की मुस्कान से पूछा। स्नेहा। मेरा नाम स्नेहा है। मेरे पापा बैंक मैनेजर हैं, इसी शहर में पोस्टिंग है। अक्षत, क्या इस फ्रेंडशिप की खुशी में आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? स्नेहा ने कहा, क्यों नहीं, चलो। और वे दोनों कॉलेज की कैंटीन में चाय पीने के लिए चले गए। दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। अक्षत और स्नेहा की घनिष्ठता बहुत बढ़ गई थी। अक्सर ही दोनों कैंटीन में कॉफ़ी चाय पीते हुए दिखाई दे जाते थे। बाहर कहीं घूमने जाते तो दोनों साथ ही साथ जाते थे। हर कोई ये समझने लगा था कि ये दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और अक्षत दिन रात अपने भविष्य के सपने बुना करता था। वह अक्सर सोच रहा था कि मैं अपने दिल की बात स्नेहा को बता दूं। ऐसा निश्चय करके वह जाता, फिर और ही बातें होने लगती थी। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। आज उसने निश्चय कर लिया था कि आज वह अपने दिल की बात स्नेहा से कहकर रहेगा। आज उसने स्पेशल सूट पहना था और एक गुलाब का फूल हाथ में लेकर चल दिया था। आज जब वह कॉलेज पहुंचा और बेसब्री से स्नेहा का इंतज़ार करने लगा, तभी एक कार कॉलेज के गेट के सामने रुकी और उसमें से स्नेहा उतरी। फिर कार का दरवाज़ा खोल एक लंबे कद का बेहद खूबसूरत युवक उतरा। स्नेहा ने कहा, मुझे लेने के लिए आ जाना, फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। उनके चेहरे की चमक और आपस में बातचीत इस बात का संकेत कर रही थी कि वे दोनों एक दूसरे से केवल परिचित ही नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी बात बात से यही प्रकट हो रहा था। जब यह मामला अक्षत ने देखा तो वह हैरान रह गया। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल पर छुरा चला रहा हो, कोई चीज़ छूट रही हो, और गुलाब का फूल उसने वहीं मसल कर फेंक दिया। अब उसने देखा कि स्नेहा को उस युवक ने किस किया और कार में बैठकर हाथ हिलाता हुआ चला गया। अक्षत को सामने देखकर कॉलेज के गेट से अंदर आती स्नेहा हंसती हुई बोली, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अक्षत कुछ नहीं बोला। वह झटके से मुड़ा और क्लासरूम की तरफ चल दिया। स्नेहा को हैरानी हुई, अक्षत कैसा व्यवहार कर रहा है। वह जल्दी जल्दी अक्षत के सामने आ गई और अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ अक्षत? अक्षत ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, कुछ नहीं, बस तुम अब मुझसे मत बोलो। मगर क्या हुआ? स्नेहा हैरान थी। कुछ भी नहीं, कहा ना, कहते हुए अक्षत स्नेहा को परे धकेलता हुआ वहाँ से चला गया। स्नेहा हैरानी से देखती ही रह गई। आज सारे पीरियड्स बहुत बोझिल गुजरे। लास्ट पीरियड मिस करके वह ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताब को यूं ही उलट पलट कर देखने लगी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी अक्षत ऐसा क्यों कर रहा था। वैसे वह इतनी भी नादान नहीं थी कि समझ नहीं पाती कि वह क्या सोच रहा था। यहीं पर तो उसे गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था,
कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि मैं भी ऐसी फीलिंग रखती हूँ, या मैंने उसे कभी आकर्षित करने की भी कोशिश नहीं की, इसलिए फिर मेरा क्या कसूर है। अब उसे मन ही मन झुंझलाहट भी हो रही थी कि क्या एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। क्यों दोस्ती के थोड़े दिनों के बाद ही प्यार की फीलिंग का अड़ंगा लग जाता है। वह तो ऐसी ही है, जो मन में होता है वही बाहर होता है। जैसा सोचती है वैसा ही व्यवहार करती है। उसका एक सा ही व्यवहार है। बहुत दूर से अक्षत उसी की ओर देख रहा था और बड़ी गहराई से सोच रहा था। यह जो आप देखा है कि स्नेहा और किसी से प्यार करती है और मैं उससे नाराज़ हूँ, तो इसमें उसका क्या कसूर। उसने तो कभी ऐसा जाहिर नहीं किया। मैं ही अपने मन में प्यार पाले बैठा था। मैं उस पर अपना प्यार थोप कैसे सकता हूँ। पर मैं क्या करूं, मैं तो उसके बिना अपनी कल्पना ही नहीं कर पाता। ओह स्नेहा, तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुमने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैं अपने मन ही मन में लिए बैठा हूँ। मैं प्यार करता हूँ, पर मैं क्या करूँ। मुझे तो उससे बहुत ही प्यार हो गया, पर मैंने क्या जान के थोड़ी किया है। हो गया तो हो गया। उसे अपने पर आश्चर्य हो रहा था कि वह इस पहलू से सोच रहा है। वह तो कभी किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। शायद प्यार इंसान को संवेदनशील बना देता है। उसे अपना संसार बहुत ही सूना सूना और लुटा लुटा सा लग रहा था। वह स्नेहा के सामने भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके सामने पहुंचते ही वह अपने को फिर से अपनी रूमानी दुनिया में पहुंचने से रोक नहीं पाता था। लास्ट पीरियड छूट चुका था। स्नेहा बहुत ही दुखी थके कदमों से गेट की तरफ चल रही थी। वह थोड़ी ही देर खड़ी हो पाई थी कि वही सवेरे वाली कार आ गई। स्नेहा कार में आगे वाली सीट पर उस लड़के के साथ बैठकर चली गई। अक्षत ने बड़ी मुश्किल से अपने टूटे हुए दिल को संभाला और उसके हाथ से छूटा हुआ गुलाब उसी के पैरों से कुचल गया था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिन्हें उसने रुमाल से पसीना पोंछने के बहाने पोंछ डाला था। स्नेहा अब तक चुप बैठी थी। कार सड़क पर दौड़ती जा रही थी। अब वह बोली, हमें अपने मम्मी पापा को बताए बिना शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह कभी मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, अरुण ने कहा। स्नेहा, मेरा भाई आर्मी में था, वह शहीद हो गया। उन्होंने इकलौता बेटा खो दिया। तब से ही उन्हें आर्मी के नाम से ही डर लगता है। अगर मेरी शादी किसी फौजी से होती है तो उन्हें डर है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। एक्चुअली उनके मन में ऐसा डर बैठा है कि कुछ कहते नहीं बनता है। अरुण ने समझाते हुए कहा, थोड़ा धैर्य रखो। अगली बार मैं आऊँगा तो उन्हें मनाने का प्रयास करूँगा। अभी तो मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है। स्नेहा अरुण झील के किनारे बैठकर शांत सुरम्य नीरव एकांत में व्याप्त नैसर्गिक सुषमा में डूब गए थे। स्नेहा और अरुण दोनों ही अपने अपने विचारों में गुम कहीं दूर खोए हुए थे। अरुण, स्नेहा विचलित स्वर में बोली, मुझे लगता है कि हम नहीं मिल पाएंगे। अरुण ने उसे अपने करीब लाते हुए पूछा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें। बस ऐसे ही, स्नेहा ने ठंडी सांस भरी। अरुण ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। स्नेहा ने जवाब दिया, भरोसा तो है, पर पल पल भर का तो पता नहीं। उसकी बात काटते हुए फिर अरुण बोला, चलो यहाँ से थोड़ी दूर मंदिर है, वहीं चलकर शादी कर लेते हैं। स्नेहा चौंक पड़ी, इतनी जल्दी। अब क्या हुआ, अरुण ने पूछा। बादल घिरने लगे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब घटाटोप अंधेरा छा गया। ठंडी ठंडी हवा चली, फिर टप टप बूंदों की बौछार आई। उठो स्नेहा, जल्दी से चलो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। अरुण और स्नेहा वहाँ से चले, मगर अब पानी तेज हो गया था। कार तक आते आते वे दोनों बिल्कुल भीग चुके थे। एक पेड़ के नीचे दोनों खड़े हो गए थे। अब स्नेहा को ठंड लग रही थी। अरुण ने अपनी जैकेट उतारकर स्नेहा को पहना दी। दोनों कार में आकर बैठ गए थे। स्नेहा अरुण से और भी सटकर बैठ गई थी। ज़्यादा नज़दीकी और ज़्यादा नज़दीकी बन गई। दूरियां सिमटते सिमटते अब खत्म हो गईं और वे दोनों अपनी अपनी सीमाएं लांघ गए। होश आने पर दोनों ही सहम गए थे। वर्षा भी थम चुकी थी और तूफान भी। अब शेष रह गया था तूफान के बाद होने वाली बर्बादी का मंजर, जो अभी स्नेहा को देखना था। और 2 दिन बाद अरुण चला गया था। सभी कुछ सामान्य चल रहा था।
पर ऐसा लग रहा था कि कुछ घटना घटने वाली है, जिसका अंदेशा स्नेहा को पहले से ही लगने लगा था। अरुण को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। आज उसका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। कई बार ट्राई करने के बाद भी निराशा और झुंझलाहट ही हाथ आई थी। स्नेहा के पापा मिस्टर शिव नारायण आज बैंक नहीं गए थे। बैंक में हड़ताल चल रही थी, इसलिए छुट्टी थी। स्नेहा के पापा ड्राइंग रूम में बैठे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए चाय पकौड़ी का प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम था। तभी डोरबेल बजी। स्नेहा ने जाकर गेट खोला तो आश्चर्य में आ गई। बाहर अक्षत एक रौबदार पुरुष और सुंदर सम्भ्रांत महिला के साथ खड़ा था। स्नेहा, अक्षत ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, माई पेरेंट्स। स्नेहा ने उन्हें नमस्ते किया और उन्होंने मृदु स्मित के साथ उसे आशीर्वाद दिया। अंदर आने को नहीं कहोगी बेटी? उन्होंने कहा तो स्नेहा हड़बड़ाकर बोली, आइए आइए, अंदर आइए। वे लोग अंदर घुस गए तो स्नेहा ने देखा कि 2 नौकर गाड़ी से फल, मिठाई, गिफ्ट के पैक उठा उठाकर अंदर ला रहे थे। स्नेहा की समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अंदर आकर उन्होंने स्नेहा के पापा मिस्टर शिव नारायण से परिचय का आदान प्रदान किया। यूँ तो वे बैंक में काम के सिलसिले से कई बार मिल चुके थे, पर व्यक्तिगत रूप से आज पहली बार मिल रहे थे। हाथ मिलाते हुए कुलभूषण मिस्टर शिव नारायण से कह रहे थे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिसेज मल्होत्रा स्नेहा की मम्मी से बातें कर रही थीं। जब नौकर ने गिफ्ट पैक, फलों की टोकरी, मिठाई लाकर अंदर रखी तो मिस्टर शिव नारायण ने कुलभूषण की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अक्षत ने एक सोफे पर कब्जा कर लिया और वह चारों तरफ गौर से देखने लगा। असल में हम अपने काम से ही यहाँ आए हैं। यह मेरा बेटा अक्षत है। हम इसके लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। और क्या बताएं, हम सैकड़ों रिश्ते एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, लेकिन हम वापस कर रहे हैं क्योंकि यह तो सिर्फ आपकी बेटी से ही शादी करना चाहता है। ले देकर एक ही मेरा बेटा है, इसलिए हम इसका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। एकदम से खुशी की लहर दौड़ गई। इतना अच्छा रिश्ता, वह भी घर बैठे मिल रहा था। शिव शरण तो एकदम भाव विभोर हो उठे। वह तपाक से बोले, अजी इसमें सोचना क्या, आपसे रिश्ता जुड़ जाए ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो फिर मुंह मीठा कीजिए इसी बात पर। कुलभूषण ने शिव शरण के सामने बर्फ़ी बढ़ाते हुए कहा। मिसेज मल्होत्रा ने स्नेहा की मम्मी को गले से लगा लिया। अक्षत का चेहरा खिल उठा था। उसे लग रहा था कि उसे दोनों जहां की खुशियां मिल गईं। सबकी खुशियों पर स्नेहा की आवाज़ कहर बनकर टूटी, माफ़ कीजिएगा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ कमरे में जैसे बम बनकर फूटी थी। सभी लोग स्तंभित हो गए। मिस्टर और मिसेज शिवशरण व्याकुल हो उठे। क्या कह रही हो स्नेहा? क्या तुम होश में तो हो बेटी? हाँ, मैं होश में हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। स्नेहा की ठंडी आवाज़ ने सबके अरमानों पर फिर से प्रहार किया। क्या कमी है हमारे बेटे में? रोष भरे स्वर में कुलभूषण ने पूछा। उनके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं खींची हुई थीं। मिसेज मल्होत्रा का चेहरा भी क्रोध से तन गया था। आपके बेटे में कोई कमी नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब कुलभूषण ने अपनी निगाहें अक्षत की ओर घुमाईं। क्या इसी लड़की से शादी करने के लिए तुम मरे जा रहे थे? यही है वह लड़की, यही है इसका संस्कार जो तुम्हें घास तक नहीं डालती और तुम्हारा रिश्ता ठुकरा रही है। और इसके लिए तुम दिन रात एक किए हुए हो, खाना पीना छोड़े हुए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो और फ़ौरन यहाँ से चलो। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे डूबता हुआ व्यक्ति एक तिनके का भी सहारा खोजता है, वैसे ही अक्षत आखिरी कोशिश करने के लिए स्नेहा से कह रहा था। कह क्या रहा था? आग्रह कर रहा था। सुनो तो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बात है, क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मुझ में क्या कमी जो? वह कहते कहते रुक गया। दरवाजे की तरफ पहुंच चुके कुलभूषण ने वापस होकर उसकी बाँह खींची और बोले, चलो यहाँ से, बहुत इंसल्ट करवा ली। तेरे लिए ऐसी भी लड़की नहीं मिलेगी। उसके बाद सभी एक एक करके बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट हुई और वहाँ से चली गई। मोहल्ले के कुछ लोग जो ये नज़ारा देख रहे थे, उन्हें भी कुछ कुछ भनक लग गई थी और अब कानाफूसी शुरू हो गई थी। स्नेहा के पेरेंट्स
जिन्हें ऐसा लग रहा था कि खुशियों के बादल में उमंगों के उड़न खटोले में उड़ते उड़ते एकाएक उन्हें कठोर ज़मीन पर पटक दिया गया हो। सदमे में आ गए थे कि अचानक स्नेहा को क्या हो गया है। अब ड्राइंग रूम में कलह मची थी। थोड़ी देर पहले जहाँ प्रेम की अभिलाषाओं कामनाओं के पुष्प बिखर बिखर कर खुशियों का उजाला फैला रहे थे, वहाँ अब दुख विषाद और दुश्चिंताओं की कालिमा ने पूरे ड्राइंग रूम को अपनी मनहूसियत में लपेट लिया था। अभी स्नेहा के माता पिता उसके पीछे पड़े हुए थे, पूछ रहे थे, क्या बात है, आखिर तूने क्यों मना कर दिया, हमारी भी तूने इंसल्ट कराई। वे उसे डांट फटकार रहे थे और स्नेहा रो रही थी, लेकिन बता कुछ भी नहीं रही थी कि एकाएक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। मिस्टर शिव शरण और उसकी पत्नी घबराकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे। क्या हो गया आखिर? स्नेहा को उठाकर बेड पर लिटाया गया। फिर उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। मिस्टर शिव शरण ने पूछा, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब ने एक नज़र स्नेहा की तरफ देखा, फिर बेडरूम से बाहर आने का इशारा किया। बेडरूम से निकलकर सभी लोग ड्राइंग रूम में आ गए और डॉक्टर की तरफ जवाब पाने की उत्सुकता में देखने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा, अपना दिल थाम कर सुनिए, स्नेहा प्रेग्नेंट है। क्या? जैसे बम फूटा हो। स्नेहा के पेरेंट्स के ऊपर जैसे वज्र गिरा। यस, शी इज़ प्रेग्नेंट। फिर उनके कंधे को सहानुभूतिपूर्वक थपथपाते हुए बोले, यह नाजुक समय जोश में आकर होश खोने का नहीं है, होश को संभाल कर धैर्य से काम लेने का है। स्नेहा मेरे लिए मेरी बच्ची की तरह है। मेरे भी बच्चे हैं, इसलिए समझा रहा हूँ। गर्म खून है, वह कोई आत्मघाती कदम ना उठा ले। गुस्से में कोई कदम ना उठाइएगा। ऐसा कहकर वह बाहर निकल गए। डॉक्टर साहब शिव शरण को सांत्वना देकर अपने पीछे एक मनहूस सन्नाटा छोड़ गए। एक साथ इतनी खुशी, आश्चर्य, गम से भरी घटनाएं इतनी तेज़ी से घटी थीं कि स्नेहा के पेरेंट्स का दिमाग सुन्न पड़ गया था। अजीब मनोस्थिति थी उनकी भी। रोना चाहते थे पर उनके आंसू सूख गए थे। वे क्रोध से भर उठे थे, पर डॉक्टर की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। कहीं वह कोई आत्मघाती कदम ना उठा ले। तो वे क्रोध को पी रहे थे। यूँ तो उनके 3 बच्चे थे, पर बड़ा बेटा आर्मी में था जो शहीद हो चुका था। दूसरा बेटा अपनी पत्नी सहित दूसरे शहर में वेल सेटल्ड होकर रह रहा था। बहुत अच्छी जॉब थी उसकी। स्नेहा अकेली ही उनके पास रह रही थी। सचमुच होश से काम लेना पड़ेगा। शिव शरण तो वैसे भी 1000 बार सोच कर ही कोई कदम उठाते थे। पहले तो वे अत्यधिक क्रोध के कारण विवेक खो बैठे थे, मरने मारने की सोचने लगे थे। फिर ठंडे दिमाग से सोचा, अब जो हो गया सो हो गया। स्नेहा जिसे चाहती है उसी से उसकी शादी कर देंगे। यही निश्चित करके दोनों स्नेहा के पास अंदर बेडरूम में पहुँचे। स्नेहा रो रही थी। जब स्नेहा ने अपनी मम्मी पापा की तरफ देखा तो उसकी मम्मी ने उसको सांत्वना दी। सांत्वना देते हुए कहा, जो होना था वह हो चुका, अब तू बता दे वह कौन है, हम तेरी शादी उसी से करा देंगे। यह सुनकर स्नेहा और ज़ोर से रो पड़ी, मम्मी ही इज़ नो मोर। क्या? स्नेहा की मम्मी को तगड़ा शौक लगा। हाँ मम्मी, अरुण का फ़ोन नहीं मिल रहा था, मैंने बराबर उसे फ़ोन किया, वह एयरफोर्स में है। जब उसका फ़ोन नहीं मिला तब मैंने उसके फ्रेंड विवेक को फ़ोन किया। उसी से खबर मिली है कि फ़ोन कैसे मिलता, उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ऐसा कहते हुए उसने अरुण के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सब बताया। उसकी बॉडी को ढूंढा जा रहा है पर अभी तक वह नहीं मिली। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान कहकर मिस्टर शिव शरण अपना सिर पकड़कर वहीं पड़ी चेयर पर ढह गए। अब क्या होगा? सारी सिचुएशन को भांप कर उनकी मम्मी, जो इतनी देर से चुप बैठी थी, वह अपना तुरंत बुद्धि से मन ही मन कुछ फैसला करके बोली, अब एक ही रास्ता है, अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है। डॉक्टर तो वैसे भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। हम चुपचाप इसका अबॉर्शन करवा देते हैं, फिर कहीं लड़का ढूंढ ढांढ कर इसके हाथ पीले कर दें। नहीं, स्नेहा चिल्ला उठी, मैं अपने प्यार की निशानी को यूं खत्म नहीं होने दूंगी। अरे भाड़ में गई तेरी प्यार की निशानी। ये कलंक लेकर अब तू बिन ब्याही माँ बनेगी। तू चाहती क्या है, हम लोग जिएं या मर जाएं? स्नेहा की मम्मी अत्यंत उग्र हो उठी थी। नहीं, आप क्यों मर जाएंगे,
प्यार तो मैंने किया है तो सज़ा भी मैं ही भुगत लूँगी। मैं ही सुसाइड कर लेती हूँ ताकि कम से कम आप लोग तो चैन से जिएंगे। ऐसा चैन? माँ बाप के सामने औलाद मरती है तो उनकी तो जीते जी मौत हो जाती है। अब तो यही ठीक है, तू ठीक कहती है। अब तुझसे पहले हम मर जाते हैं, फिर तू भी मर जाना, किसी को कुछ मालूम भी नहीं होगा। कहते हुए शिवशरण आवेश में तेजी से गए और अपनी पिस्तौल निकाल लाए, लोड की और अपनी कनपट्टी से लगा ली। उनकी उंगली ट्रिगर पर पहुंची, तभी हक्की बक्की सी स्नेहा को होश आया और वह रोते हुए अपने पापा से पिस्तौल छीनने लगी। अरे चैन से मर तो जाने दे, जीने तो तू देगी नहीं। उसकी मम्मी उसे बिजली गिराती हुई दृष्टि से देखती हुई बोली। स्नेहा को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। किस्मत ने उसे किस दोराहे पर लाकर खड़ा किया था। उसकी छोटी सी भूल उसके जीवन में इतना भयंकर तूफान लाएगी, यह उसने कब सोचा था। मैं अबार्शन कराने के लिए तैयार हूँ, वह फूट फूट कर रोते हुए बोली। अच्छा ठीक है, फ़ोन करो डॉक्टर को, अपॉइंटमेंट फिक्स करो। उसकी मम्मी को एक एक पल भारी गुजर रहा था। वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी करने चली गई। स्नेहा के घर से आने के बाद अक्षत की बहुत फटकार पड़ी थी, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। कॉलेज में कल कुछ प्रोग्राम के लिए वैभव से डिस्कस करना है, ये कहते हुए वह घर से निकला था। उसके कदम स्वतः स्नेहा के घर की ओर मुड़ गए थे। वह अभी भी उसमें बहुत कुछ कहना चाह रहा था। उसके घर का माहौल देखकर उसने महसूस किया था कि स्नेहा ने अपनी मम्मी पापा को अपने अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उससे कहना चाह रहा था कि अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कोई रिश्ता न सही, हम आपस में फ्रेंड तो रह ही सकते हैं। ये कैसा पागलपन था। वह अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। कैसे भी स्नेहा से जुड़े रहना चाहता था। उसके घर पर वह पहुंचा तो देखा दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। ना जाने क्या सोचकर बिना नॉक किए ही वो अंदर चला गया। वहाँ कोई नहीं था। ड्राइंग रूम पार करके वह आगे बढ़ा तो उसने स्नेहा के रोने की आवाज़ सुनी। उसके बाद उसने अरुण के बारे में एक एक बात सुन ली, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो स्नेहा की मम्मी ने अपॉइंटमेंट की डेट फिक्स की थी, वह टाइम भी उसने सुन लिया था। स्नेहा की मम्मी के आने की आहट सुनते ही वह चुपचाप वापस निकल गया। ना जाने उसका मन कैसा हो रहा था। उसे स्नेहा के दुख के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वह अजीब था। स्नेहा के हॉस्पिटल में सारे चेकअप करवाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए नर्स आ गई थी। वहाँ ले जाने के लिए उसने स्नेहा को स्ट्रेचर पर लिटा दिया था। स्नेहा की आंखों से अनवरत अश्रुधारा बह रही थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। वह सोच रही थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि उसे मौत आ जाती। उसकी आंखों के सामने अरुण का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया। उसके साथ देखा गया भविष्य का सुनहरा सपना उसकी आंखों के आगे साकार हो उठा और उसका किया वायदा भी याद आया। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर आगे की योजनाएं बनाने लगता था। अपने आगामी सुंदर गृहस्थ जीवन की रूपरेखा बनाता। फिर बात आती बच्चों पर। स्नेहा शर्मा जाती। वह कहता, भाई मुझे तो बेटी पसंद है, और शरारत भरी नज़रों से स्नेहा को देखकर छेड़ता। और तुम्हें? स्नेहा के मुंह से सिसकी के साथ ही ये शब्द भी निकले। अरुण, तुमने मेरा साथ छोड़ क्यों दिया? क्या क्या सपने देखे थे हमने। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे प्यार की निशानी की रक्षा नहीं कर सकी। इस समय उसका दिल फट रहा था। अरुण की मौत की खबर ने उसे तोड़कर रख दिया था। वह इस समय अपने को बेजान समझ रही थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में अरुण का चेहरा तैर रहा था। नहीं, कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन थिएटर में स्नेहा को ले जाती नर्स से कहा गया तो स्नेहा ने देखा कि अक्षत खड़ा था। अक्षत तुम? स्नेहा आश्चर्य से बोली। हाँ मैं, कहते हुए उसने स्नेहा को सहारा देकर स्ट्रेचर से उतारा। स्नेहा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। वह स्नेहा को बाहर ले आया। उसकी मम्मी और पापा से बोला, आप स्नेहा को घर ले चलिए, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। स्नेहा की मम्मी ने कहना चाहा, पर इसका तो कुछ नहीं होगा। मैं उससे शादी कर लूँगा। मैं उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम दूँगा। चलिए आप लोग गाड़ी में बैठिए।
मैं आप सभी को घर पर छोड़ दूंगा। स्नेहा के पेरेंट्स आंखें फाड़ फाड़ कर अक्षत को ऐसे देख रहे थे जैसे वह इस धरती का ना होकर कोई अजूबा है। एकाएक दोनों रोते हुए अक्षत के पैर पर झुके। बेटा, तुम सा इस धरती पर कोई नहीं। अक्षत ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा, अब से इस घर का सुख दुख मेरे हैं। घर पर पहुंचकर स्नेहा की मम्मी बोली, बेटा स्नेहा के पास बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अक्षत ने स्नेहा को समझाया, इस मुसीबत से तुम्हें निकालने का यही एक रास्ता है। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। तुम जैसे रहना चाहो वैसे रहना। तुम कह रही थी कि अरुण की बॉडी नहीं मिली, अगर कल को जीवित निकला तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे पास उसकी अमानत हो। ये कैसा इश्क है? स्नेहा के दिल पर उसके ये शब्द एक तरफ मरहम बनकर ठंडक पहुँचा रहे थे तो दूसरी तरफ ये बातें उसके मन पर बिजली गिरा रही थीं। अक्षत के लिए इश्क इबादत बन गई है। इश्क जब हद से गुजर जाए तो वह इंसान को अनुभूतियों के शिखर पर पहुंचा देता है, इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। अक्षत क्या से क्या हो गया था। स्नेहा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह मुश्किल से बस इतना बोल पाई, अक्षत, मैं मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी और ना ही तुम्हारा कर्ज उतार पाऊंगी। पर क्या तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? पहली बात यह कि मेरा एहसान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एहसान दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें कुछ थोड़े ही पता है। उन्हें मनाना तो मेरा काम है। तुम क्यों चिंता करती हो? अरुण का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसने अपना पैराशूट निकाला और वह खुल ही नहीं रहा था। उसने बार बार कोशिश की पर व्यर्थ। अब उसके चेहरे पर पसीना छलछला उठा। वह बहुत घबरा गया था। वह तेज़ी से नीचे गिरता जा रहा था। वह सीधे नदी में जाकर गिरा था। उसका हाल इतना ज़्यादा ख़राब था कि वह अचेत हो गया था। और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी में पाया। बेहोशी हालत में सबको बातें करते चलते फिरते देख रहा था। एक दिन और बीत गया। झोपड़ी के लोगों ने बताया कि हमने तुम्हें नदी से निकाला है, तुम डूब रहे थे। उसका वहीं की जड़ी बूटियों से इलाज हो रहा था। 2-4 दिन में वह बिल्कुल ठीक हो गया तो उसके दिमाग में सारी घटनाएं भंवर की तरह चक्कर काटने लगीं। वह सोच रहा था कि जो स्नेहा उससे दिन में 10 बार बात करती थी, एक एक दिन गिन गिन कर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, सब समय बीत गया था और अब जाने में एक ही दिन रह गया था। तभी यह दुर्घटना हो गई। अरुण ने स्नेहा का हाथ मांगने के लिए उसके घर पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। अब तो इतने दिन हो गए, क्या सोचती होगी वह? उसने मछुआरों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अच्छे दिल के इंसान तो हर जगह हर घर में होते हैं। मछुआरों ने इंतजाम करके उसे घर पहुंचा दिया था। अरुण स्नेहा के घर के सामने पहुंचा तो वहां भव्य सजावट देखकर उसका दिल धड़कने लगा। अरुण ने पास से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछा, भाई ये कैसा समारोह है? वह आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके बोला, तुम्हें नहीं पता? बैंक के मैनेजर शिव शरण जी की बेटी स्नेहा की शादी शहर के जाने माने वकील कुलभूषण के बेटे अक्षत से हो रही है। बहुत बढ़िया सजावट और इंतजाम है। भाई चलो तुम भी दावत उड़ा लो। अब बाकी क्या रह गया था? उसके मन में उमड़ते हुए प्रेम की जगह क्रोध और घृणा ने डेरा डाल लिया था। वह मन ही मन कह उठा, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? आखिरकार दिखा ही दिया तुमने अपना रूप। तुमने मेरे आने तक का इंतज़ार नहीं किया। तुमने यह भी नहीं समझा कि मैं मौत के मुंह में पड़ा हूँ और तुम यहाँ इतनी जल्दी मेरे अरमानों के खून की मेहंदी लगा बैठी। धिक्कार है तुम पर। अरुण क्रोध में भरकर वापस लौट आया, लेकिन अब उसका दिल दुनिया से विरक्त हो गया। उसे सब कुछ वीरान उजड़ा सा लगता था। वह वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया था। हर समय वह अपने विचारों में खोया रहता था। अपने साथियों से भी नहीं बोलता था। उसके साथी विवेक से उसकी यह दशा देखी नहीं जाती थी। वह अरुण से कहता था, तू एक बार मुझे उससे बात करने दे, फिर देख मैं उसे क्या क्या खरी खरी सुनाता हूँ, वह जीवन भर याद रखेगी। अरुण ने विवेक को मना कर दिया था कि वह कुछ भी ना कहे, लेकिन अब वह पहले से और भी ज़्यादा गुमसुम हो गया था। विवेक को बीते पल याद आने लगे जब वह और अरुण साथ साथ पढ़ते थे, साथ ही साथ प्रतियोगिता की तैयारी भी की थी और संयोगवश दोनों ही सिलेक्ट हो गए थे।
उनका हर समय का साथ था। सदा का हंसता खिलखिलाता अरुण अब हंसना भूल गया था। और अचानक एक दिन विवेक ने कहा, अरुण, मैंने छुट्टी ली है, मैं गांव जा रहा हूं। और जा धमका स्नेहा के घर। स्नेहा के घर पहुंचकर उसने जितनी भी भड़ास थी वह सब निकाल दी। उसके मम्मी पापा को खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम सब लोग पैसों पर मरने वाले लालची लोग हो, धन पर फिसल गए, तुम्हारी लड़की भी लालची है, पैसे वाला लड़का मिल गया, उसी से शादी रचा ली। मेरे दोस्त का क्या कसूर था, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर स्नेहा के मम्मी पापा ने जब हकीकत बताई तो विवेक हैरान रह गया कि किस्मत भी इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। कब, कहाँ और किसके साथ क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। किस्मत ने स्नेहा और अरुण को अलग अलग कर दिया था और इसमें किसी का भी दोष नहीं था। विवेक वहाँ से चुपचाप चला गया था। अब उसकी स्नेहा के प्रति सभी धारणाएं बदल गई थीं और अब वह अरुण को समझाने की कोशिश करता था। अरुण उसके बदले हुए व्यवहार पर आश्चर्यचकित था कि इस बीच में ऐसा क्या हो गया जो ये गांव से वापस आने के बाद अब स्नेहा के बारे में जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ही एक दिन जब उसने पता लगाने के लिए स्नेहा के बारे में उल्टा सीधा कहा तो विवेक से नहीं रहा गया। विवेक ने उसे शुरू से अंत तक की सारी स्टोरी सुना दी। अब पछताने की बारी अरुण की थी। एक शाम अरुण उदास बैठा हुआ था। उसकी तन्हाइयाँ उसे उन्हीं बीते हुए पलों में ले गईं जब उनमें स्नेहा और वह बहक गए थे। उस दिन की तरह आज भी बारिश हो रही थी। उसे स्नेहा की आज इतनी याद आई थी कि वह फिर नहीं रुक सका। उसने स्नेहा को फ़ोन किया। उधर से स्नेहा ने फ़ोन उठाया था। हेलो। स्नेहा की आवाज़ सुनकर अरुण के मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकी। वह स्नेहा कहकर रुक गया। दिल से दिल को राहत होती है, तभी तो एक दिल की धड़कन को दूसरा सुन लेता है। अरुण, स्नेहा एक्साइटेड होकर इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि अरुण भौचक्का रह गया। स्नेहा और अक्षत की शादी बड़े ही शाही ढंग से हुई थी। दूसरे दिन एक शानदार रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। फिर हनीमून के लिए स्नेहा से पसंद पूछी गई तो उसने विदेश को एकदम से नकार दिया और कश्मीर को चुना। वहाँ क्यों जाना चाहती थी वह? अरुण वहीं तैनात रहा था। शायद उसी स्मृति चिन्ह ढूंढने के लिए वह वहाँ जाना चाहती थी। कश्मीर में वे एक होटल में ठहरे हुए थे। इतने दिनों में स्नेहा बहुत से अनुभवों से गुजरी थी। क्या ज़माने में ऐसे भी लोग होते हैं? वह शादी से अब तक अक्षत के साथ घूम रही थी। एज ए फ्रेंड अक्षत उससे दिन में बोलता भी था, पर ज़माने को दिखाने के लिए। बस उससे आगे वह कभी नहीं बढ़ा था। आज फ़ोन पर जब स्नेहा ने अरुण का नंबर देखा तो एक बारगी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अरुण जिंदा है। फिर उसकी आवाज़ सुनकर वह इतने उत्तेजित हो गई कि उसके मुंह से अरुण का नाम चीख के रूप में निकला। स्नेहा की चीख सुनकर अक्षत भागता हुआ आया। क्या हुआ स्नेहा? उसने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। अरुण जिंदा है। वह इतनी एक्साइटेड थी कि उससे अक्षय के चेहरे की तरफ देखने का ध्यान ही नहीं था, जो फक पड़ गया था। फ़ोन अक्षत ने ले लिया था। वह अरुण से बातें कर रहा था। शुरू से अंत तक उसने सारी कहानी अरुण को सुना दी और कहा, हम तो बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। स्नेहा का अटूट विश्वास था कि तुम जिंदा हो, और हो भी क्यों ना, तुम्हारी बॉडी भी तो नहीं मिली थी। अरुण, तुम्हारी अमानत मेरे पास है, ले जाओ। आज अरुण आ रहा था। अरुण को स्नेहा के बारे में जानकर बहुत धक्का लगा था। इतने दिनों तक वह जो स्नेहा के बारे में गलत सोच रहा था, इस बात का उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अब फिर वही स्थिति हो गई थी। स्नेहा फिर उसी जगह वापस आ गई थी। अक्षत ने स्नेहा को सज धज कर तैयार होने को कहा था। उचित समय पर अरुण आ गया था। कमरे से निकलते समय स्नेहा ने अक्षत की ओर देखा। स्नेहा को अक्षत के कदम कदम पर साथ की आदत पड़ गई थी। अक्षत ने स्नेहा से कहा, जाओ स्नेहा, मेरा तुम्हारा यहीं तक साथ था, अब इसके आगे तुम्हें अकेले ही जाना है। अक्षत अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। उसने कमरे से ही स्नेहा को विदा दे दी थी। अपनी रूह को शरीर से निकल कर जाते हुए वह कैसे देख पाएगा। रूम से बाहर स्नेहा जैसे ही निकली, अरुण खड़ा दिखाई दिया। वह अरुण की तरफ दौड़ी। अरुण बाहें फैलाए खड़ा था अपने प्यार को समेटने के लिए। स्नेहा अरुण के पास आ गई और ये क्या हुआ? स्नेहा के कदम जकड़ गए। अरुण की फैली हुई बाहें स्वतः नीचे हो गईं।
अब दोनों के बीच एक दीवार थी, एक फौलादी मजबूत अभेद दीवार, और वह दीवार थी अक्षत के प्यार की। अरुण का ज़मीर उसे धिक्कार रहा था। उसकी स्नेहा सामने खड़ी थी, पर अब उसे यह घृणित काम लग रहा था। वह स्नेहा से बोला, स्नेहा, मुझसे 100 गुना ज़्यादा प्यार तुमसे अक्षत करता है। मैंने तो फिर भी तुम पर अविश्वास किया, पर अक्षत ने हर हालत में तुम्हारा साथ दिया। वह नहीं होता तो तुम भी नहीं होती। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। स्नेहा खड़ी थी, उसका दिल तो पहले से ही भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि जैसे उसका सब कुछ छूट रहा है। वह जो कहना चाह रही थी वही अरुण कह रहा था। जानती हो स्नेहा, प्यार पाने का नहीं, खोने का नाम है। ये मैंने आज जाना है। ये भी जाना है कि प्यार शरीर का नहीं बल्कि आत्माओं का होता है। मैं जीत कर भी हार गया हूँ और अक्षत हार कर भी जीत गया है। अक्षत के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते की लाइन लगी थी और मैंने तुमको चाहा था, लेकिन किस्मत में तुम्हें मेरे लिए नहीं बल्कि अक्षत के लिए ही रचा था। अगर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ो और चलो मेरे साथ। स्नेहा जरा सा भी नहीं हिली, वह बिल्कुल जड़ थी। आज उसके सामने शादी का मंगलसूत्र, समाज के सामने शादी, सास ससुर की मर्यादा विकराल रूप धारण करके उसका रास्ता रोके खड़े थे। वह उसकी मर्यादा कैसे नष्ट कर दे जिसने उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। अरुण मुस्कुराया। अलविदा स्नेहा, मैं जा रहा हूँ। मैं अब तुमसे जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलूँगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मगर मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। हमेशा खुश रहो। अरुण धीमे कदमों से बाहर निकल गया और छुपाकर अपने आंसू पोंछ लिए। स्नेहा के दिल में अब अक्षत का प्यार था। वह भागती हुई आई और अक्षत की बाहों में सिमटती हुई बोली, अक्षत, अक्षत, आई लव यू। अक्षत मुस्कुराया। आई लव यू टू यू स्नेहा। आज मैं जीत गया। मेरी एक ही मंजिल थी, तुम। अगर तुम कहीं भी कैसी भी होती, मैं तब भी तुमसे यही कहता, चाहे तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा।